हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो ये है मेरा पार्ट 3। पार्ट 1 में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी, पार्ट 2 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी और आज मैं आप लोग को पार्ट 3 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। एक और इसका पार्ट आएगा पार्ट 4, उसमें मैं आप लोगों को व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो ये जो आप लोग को जो मैं कराने वाली हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 3 तरह के होंगे। एक होंगे आप लोगों के वेरी शॉर्ट, फिर सेकंड होगा शॉर्ट, एक होगा लॉन्ग। इन 3 तरह के मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाली हूँ। और इसका जो पीडीएफ है जो आप लोगों को मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी, उसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इतना आप लोगों को कहना था। अब चलिए वीडियो की तरफ मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न नज़र आ रहा होगा, सवाल नज़र आ रहा होगा। ये है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 4-5 लाइन में उसका आंसर होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, और इसका जो आंसर है आप लोग देख सकते हैं 4-5 लाइन्स इसमें दिए हुए हैं। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें 1 से 2 लाइन लिखना होता है, और लॉन्ग में तो खैर आप लोग को पता ही होगा 6 से 7 लाइन आप लोग को लिखना पड़ता है। सो वो आप लोग को ये आखिरी में लास्ट में आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नज़र आएगा। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो नीचे प्रश्न दिया हुआ है, ये है सवाल, इसके नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो आंसर है, देव सेपा जीवन भर भ्रम में रही, जो अंत में आकर मिटा, यौवन में वह संकट गुप्त से प्रेम करती थी, पर नहीं जानती थी कि संकट गुप्त जो विद्या की ओर आकृष्ट था। संकट गुप्त के प्रेम का भ्रम देवसेना पाले हुई थी। जीवन में संचित उपलब्धियों को वह संभाल नहीं पाई, सब लुटा दिया। सांधे वेला में अफसोस हुआ, प्राश्चित हुआ, वही बात ये पंक्ति कहती है। तो ये था सवाल नंबर 1। अब सवाल दूसरे नंबर पे लेकर चलती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है सवाल नंबर 2, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा क्योंकि वह पागलपन में बनी रह जाती है, वास्तविकता से कटी रहती है। यहाँ आशा किसी के प्रेम की आशा है, जो मोहक सपने बुनती है। आशा आशा ही रह जाती है, सफलता में तब्दील नहीं हो पाती, पर अपने बावलेपन में बनी रहती है। फिर चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे है सवाल नंबर 3, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पे पड़ता है? तो बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है, धूल के बवंडर की तरह आता है। श्रद्धालु के मन में भाव का संचार होने लगता है। सब आस्था, धर्म और भक्ति से सराबोर हो जाते हैं। श्रद्धालु दान करते हैं, भिखारियों के खाली कटोरे पूरे भर जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ। यहाँ पे है आप लोग का सवाल नंबर 4, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? तो जवाब है, वसंत जब आता है तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। भिखारियों के कटोरे जो वैसे खाली पड़े होते थे, श्रद्धालुओं के दान से पूरा भर जाते हैं। भिखारियों के लिए यही है वसंत का आगमन, भरा कटोरा ही वसंत हो जाता है उनके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ। पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक है? तो पत्थर और चट्टान शब्द ये रुकावटों, बाधाओं के प्रतीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो चलिए, इन पंक्तियों में भाव यह है कि मिट्टी में रस होता है जिससे उसमें बीज का पोषण करने का गुण आता है। ठीक उसी तरह मन को रसमय करने के लिए उसके अंदर की खींच तथा उबाऊपन को नष्ट करना आवश्यक है, तभी मन का रस भाव विचार को पैदा कर पाता है। तो चलिए अब नीचे मैं लेकर चलती हूँ। ये था कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। अब नीचे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला है वेरी शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली किस बात का उदाहरण है? तो सिंगरौली जो किस बात का उदाहरण है? एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितने निर्ममता और नासमझी से उजाड़ा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है 1926 से पहले सिंगरौली में कौन राज किया करता था? तो 1926 से पहले सिंगरौली में खैरवार जाति के आदिवासी राज किया करते थे। फिर नेक्स्ट है, सिंगरौली का आधा हिस्सा किसके अंदर शामिल कर लिया गया? तो सिंगरौली का आधा हिस्सा
रीवा राज्य के अंदर शामिल कर लिया गया। फिर नेक्स्ट है 20 साल पहले यह समूचा क्षेत्र किससे घिरा हुआ था? तो 20 साल पहले यह समूचा क्षेत्र विंध्याचल एवं कैमूर के पहाड़ों तथा जंगलों से घिरा हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम किसके आधार पर रखा गया है? तो एक पौराणिक कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम श्रृंगवाली पर्वतमाला के आधार पर रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है। अपने अतुल्य सौंदर्य के कारण सिंगरौली को क्या कहा जाता था? तो अपने अतुल्य सौंदर्य के कारण सिंगरौली को बैंकुट कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है, लेखक निर्मल वर्मा किसकी तरफ से सिंगरौली गया था? तो लेखक निर्मल वर्मा दिल्ली में स्थित लोकायन संस्था की तरफ से सिंगरौली गया था। फिर नेक्स्ट है, भारत की सांस्कृतिक विरासत किन की तरह संग्रहालयों और म्यूजियम्स में जमा नहीं थी? तो यूरोप की तरह। फिर नेक्स्ट है, यूरोप में पर्यावरण का सवाल किन के बीच संतुलन बनाने का है? तो यूरोप में पर्यावरण का सवाल मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच एक पारंपरिक संबंध बनाने का है। फिर नेक्स्ट है, ट्रेजेडी शब्द का क्या अर्थ है? तो ट्रेजेडी शब्द का अर्थ दुखांत है। फिर नेक्स्ट है, ये है वेरी शॉर्ट का सबसे आखिरी क्वेश्चन, जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक का क्या नाम है? तो जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक का निर्मल वर्मा नाम है। अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को, अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो दूसरा देवदास शीर्षक इस कहानी के लिए बिल्कुल सटीक है। संभव और पारो दो भोले इंसान पवित्र प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। यह बंधन उस आकर्षण और मिलन तक सीमित है पर निश्चल है। संभव पारो से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा। पारो ने भी प्यार किया पर प्रकट रूप से नहीं। दोनों दूसरी बार मिलते हैं और मिलन की उनकी इच्छा पूरी होती है। वही संभव अपना नाम संभव देवदास बताता है, अतः यह शीर्षक एकदम उचित ही है। तो ये है आप लोगों का चैप्टर्स के अंदर का, ठीक है। ये बुक के चैप्टर्स में से क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग चैप्टर्स पढ़े होंगे, कहानी अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग खुद से बना के आंसर लिख दोगे। अगर नहीं पता है तो ये सब जो मैं करा रही हूँ इतना आप लोग पढ़ लो, उतना में से आप लोग को अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर्स पढ़े हो तो आप लोग को पूरा कहानी अच्छे से मालूम ही होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से क्यों की है? तो लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से इसलिए की है कि क्योंकि कवि संसार को अपनी रुचि के अनुसार बदल देता है। कवि प्रजापति की तरह ही समाज का निर्माता है। वह यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करता है और इस तरह समाज में बदलाव लाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य समाज का दर्पण है, इस प्रचलित धारणा के विरोध में लेखक ने क्या तर्क दिए हैं? तो लेखक ने लेख में इस धारणा का विरोध किया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कवि यदि यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करता है तो यह नवीन सर्जना न हुई, वो तो समाज की यथार्थ स्थिति को बदलने के लिए साहित्य सृजन करता है। वह असंतुष्ट होकर अपनी रचना में परिवर्तन दिखलाता है, इसीलिए इस अर्थ में साहित्य समाज का दर्पण नहीं होता। फिर चलो आप लोग को मैं नीचे लेकर चलती हूँ। नीचे और भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण सहित स्पष्ट करना है तो यहाँ पे देखो आप लोग उत्तर नीचे दिया हुआ है। नारद ने वाल्मीकि को पूछने पर बताया है कि एक ही पात्र में दुर्लभ गुण को दिखाइए। लेखक का मानना है कि वाल्मीकि का एक ऐसा करने के पीछे उद्देश्य था यूनानी विद्वानों या अफलातून के विचारों का खंडन करना। फिर जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो, ये सबसे आखिरी क्वेश्चन पे मैं पहुंच चुकी हूँ। ये सारा जो है आप लोग को ऊपर जो मैं कराई आप लोग इतना अच्छे से कर लो। आप लोग को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, अब एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन बचे नहीं। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ से अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है। तो चलो सबसे आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो प्रश्न है, साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं है, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। स्पष्ट कीजिए।
यहाँ लेखक का कहना चाह रहे हैं, जो लेखक कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान की समझदारी भविष्य की तस्वीर बनता है, सुख दुख में आशा भर देता है, अर्थात जीवन से नई कीर्ति की सर्जना करता है, इसलिए वह एक प्रेरक शक्ति है। ठीक है, तो ये था कुछ आप लोग का वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोग को सारा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 2-3 बार और देख लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका PDF मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो और इजीली पढ़ सकते हो। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।